नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नर्सिंग छात्राओं को नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया। प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा संचालित चान्हो नर्सिंग कौशल कॉलेज की छात्राओं को सीएम ने नियुक्ति पत्र बांटे और उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। नर्सिंग छात्रा को जॉब की सौगात, सीएम ने बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। चान्हो नर्सिंग कौशल कॉलेज की छात्राओं की उड़ान। ये तस्वीरें चान्हो नर्सिंग कौशल कॉलेज की छात्राओं की नई उड़ान की हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चान्हो नर्सिंग कौशल कॉलेज की छात्राओं को जॉब की सौगात दी और अपने हाथों से नर्सिंग की छात्राओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस खुशी के मौके पर झारखंड की बेटियों का मान सम्मान और मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियां अब अपने राज्य के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी नर्स के तौर पर अपनी सेवाएं देंगी। शिक्षा के साथ साथ इनके रोजगार की भी व्यवस्था की गई है। अब झारखंड की बेटियां नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। मैं हमेशा ये सोचता था कि हमारी बच्चियां और दूसरे राज्य की बच्चियों में फर्क, बाकी बच्चियां देश में नर्स के रूप में और हमारी बच्चियां दाई के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन अब इस प्रयास से ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय में हमारी बच्चियां भी देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी और विभिन्न क्षेत्रों में एक अलग अपना पहचान बनाएगी। ये मुझे आशा भी है और उम्मीद भी है। कॉलेज से ही नर्सिंग छात्रा को नौकरी की सौगात मिल गई। अब ये स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। सीएम हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र पाने वाली सभी छात्राएं काफी उत्साहित नजर आईं। हमें आगे उम्मीद है कि हम अच्छा करेंगे। हॉस्पिटल पे भी जा रहे काम करने और हम अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। चान्हो से एक छोटा सा गांव है, उससे मैं निकल के आई हूँ। फर्स्ट टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं था नर्सिंग के बारे में, बट वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और 6 महीना OJT के लिए मैं प्लेसमेंट दिल्ली में थी, फिर उधर से आई। बहुत कुछ सीखने को मिला हमको। और आज ये ऑफर लेटर लेके मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मेरा अपना ज़िंदगी का पहला सीढ़ी मैं चढ़ने जा रही हूँ। मिली है जॉब और आज मुझे नियुक्ति पत्र मिली है। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि फाइनली मैं जॉब कर रही हूँ और अपने परिवार को थोड़ा सपोर्ट कर सकती हूँ। स्वास्थ्य क्षेत्र में बेटियों का मनोबल बढ़ाना वाकई सराहनीय है। आने वाले दिनों में ये न सिर्फ अपनी पहचान बनाएंगी बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी अहम सेवाएं भी देंगी। चंदन, जी मीडिया, रांची। दुमका उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जेएमएम से बसंत सोरेन अपनी जीत की तैयारियों में जुटे हैं तो बीजेपी को अभी भी अपने उम्मीदवार का इंतजार है। हालांकि जेएमएम और बीजेपी दोनों तरफ से एक ही दावा किया जा रहा है, दुमका में इस बार जीत पक्की है। इस रिपोर्ट में देखिए। दुमका उपचुनाव का दंगल, जंग से पहले जीत की बात। जेएमएम का चलेगा जादू या खिलेगा कमल। दुमका उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दुमका की राजनीति में तपिश बढ़ गई है। दुमका सीट से जेएमएम के उम्मीदवार बसंत सोरेन मैदान में हैं और जेएमएम का दावा है कि बसंत सोरेन की जीत पक्की है। बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के भाई हैं। माना जा रहा है कि दुमका जेएमएम का गढ़ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कर्मभूमि है। वोटर्स पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जादू है, लिहाजा जेएमएम के नेताओं को अपनी जीत पक्की लग रही है। पूर्ण रूप से आश्वस्त है। यहाँ तो हम लोग वोट तो कल होगा, कल भी हम लोग जीतेंगे। मेरा कहने का मतलब इस क्षेत्र में जो मेरा कार्यकर्ता साथी है पूर्ण रूप से तैयार है, उसमें कहीं दो मत नहीं है और निश्चित रूप से ये जान लें और भारी संख्या में जीत, भारी मतों से जीत होगी। मुद्दा हमारा बिल्कुल अपना जो पुराना मुद्दा है, जल जंगल और जमीन, इसके साथ विकास, झारखंड की जनता का विकास रुका पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से। तो जैसे ही चुनाव समाप्त होगा विकास की गाड़ी दौड़ पड़ेगा। जेएमएम के दुर्ग में सेंध लगाना किसी के लिए आसान नहीं होगा।
2019 विधानसभा चुनाव में दुमका से हेमंत सोरेन का जादू चला था। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम ने दुमका सीट खाली कर दी थी, जिसके बाद से ही बीजेपी दुमका पर नजर गड़ाए हुए है। बीजेपी 2014 के नतीजे को दोहराने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। सरकार के 9 महीने के काम को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी को लगता है कि दुमका में इस बार जीत पक्की है। मैंने कहा कि सत्य का प्रकाश अंधेरे बादलों से कुछ क्षण के लिए रुक सकता है, लेकिन जब वो धुंध छटता है तो आपके चेहरे पे सत्य का प्रकाश आता है और आपका नकाब जो है ना उतर जाता है, बेनकाब हो जाते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी के लोगों का जो मुंह पे जो नकाब था वो हट गया है। ये लोगों को धोखा बार-बार नहीं दिया जा सकता है। एक बार धोखा खाया दोबारा धोखा नहीं खाएगा। भारतीय जनता पार्टी का छवि, भारतीय जनता पार्टी का कार्यशैली जनता के सामने है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी का छवि या उम्मीदवार का छवि भी दुमका के सामने या जनता के सामने है। जंग से पहले ही जीत का दावा किया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों के उत्साह को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि जनता किसकी राह आसान करेगी और किसे सिरमौर बनाएगी, ये तो 10 नवंबर को ही तय होगा। सुबीर, जी मीडिया, दुमका। झारखंड में 2 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव है। दुमका में जेएमएम और बीजेपी में टक्कर है तो बेरमो में बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने होगी। बेरमो कोलियरी क्षेत्र है। यहां कोल्ड फील्ड का प्राइवेटाइजेशन, बेरोजगारी, मजदूरों के हक की लड़ाई सबसे अहम मुद्दा है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो से जनता का मिजाज टटोला है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बेरमो में बीजेपी मारेगी बाजी या पंजे को हाथ लगेगी जीत। दिग्गजों का रण, बैटल ऑफ बेरमो। बेरमो उपचुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी तो 10 नवंबर को वोटों की गिनती, यानी उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारी टीम बेरमो की जनता का मिजाज जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। बेरमो विधानसभा कोलियरी क्षेत्र है और इसलिए कोल मजदूर इस क्षेत्र के उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करते रहे हैं। उपचुनाव में कोयला मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वो जिन्हें अपना मत देंगे वही सिरमौर बनेगा। कोयला मजदूरों का अपना दर्द है। कोरोना के बीच हो रहे इस चुनाव में मजदूरों की समस्या क्या है, किस मुद्दे पर वो अपना मतदान करेंगे, ये भी सुनिए। वर्तमान जो झारखंड सरकार की कैबिनेट पर आप नजर डालें तो आधे से ज्यादा लोग मैट्रिक इंटर के लोग मिनिस्टर बने हुए हैं। इनकी कार्य क्षमता और कुशलता कितनी होगी ये सहज अंदाजा लग सकता है। हर साल 2 करोड़ नौकरी का रोजगार मोदी जी ने दिया था। इसने ये हेमंत सोरेन सरकार ने 15 लाख का रोजगार दिया था। इनसे तो अभी 4 साल उम्मीद है, पर मोदी जी की सरकार तो 6 साल हो गई। 2 करोड़ रोजगार तो हमने दिखा नहीं ना। सेंट्रल कोलफील्ड जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी रोजगार के साधन थे उसको प्राइवेटाइजेशन चालू हो गया। सबसे पहली बात है कि झारखंड सरकार नाकाम है हर मुद्दे पे। आपको क्यों पसंद आ रहा है ये युवा के लिए कुछ सोचते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। कोरोना काल के चलते कुछ रुकी हुई है, कुछ मुद्दों पे काम चल रहा है। बेरमो में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है। राजेंद्र सिंह को मजदूर अपना बड़ा नेता मानते थे। अब मजदूरों की जो आवाज बुलंद करेगा वही इस क्षेत्र से जीत दर्ज करने में कामयाब होगा। टेबल ठोक के बात करने का उचित हो, अपना बात रखे, जिसके कारण मजदूर आज अपने काम पर मजबूर है। जो अनदेखी, नियम का अनदेखा करके भी प्रबंधन काम कराना चाहता है, उसको करने को मजबूर है, क्योंकि कोई उसको देखने वाला आज की डेट में यहाँ नहीं। पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में अर्थव्यवस्था चरमरा गया था, परंतु कोल मजदूर हमेशा एक दिन भी आराम नहीं किया और इस देश का भविष्य के लिए कोयला निकालते रहा। यहाँ का मजदूर कोयला क्षेत्र का, लेकिन उसकी हमेशा से सुविधाओं में, सुख सुविधाओं में कटौती होती आ रही है। बेरमो चुनाव से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं जिसे जानना जरूरी है। मसलन पर्चा दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर है। कोरोना काल में नामांकन के वक्त 3 लोगों को ही अनुमति है। बेरमो में कुल मतदाताओं की तादाद 3,11,678 है। उपचुनाव के लिए
कुल 468 बूथ बनाए गए हैं। बेरमो उपचुनाव में बेरोजगारी, कोल्ड फील्ड का प्राइवेटाइजेशन अहम मुद्दा है। बस 1 महीने का इंतजार है, फिर वोटिंग की घड़ी भी आ जाएगी। देखना होगा इस बार बेरमो में किसका सिक्का चलता है। मदन, जी मीडिया, बेरमो। केंद्र सरकार के कृषि बिल के समर्थन में रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कृषि बिल भारत की आजादी के बाद किसानों के हित में सबसे बड़ा काम है। उन्होंने कहा कि किसान आत्मनिर्भर बने, इसके लिए बिल लाया गया है। संजय सेठ ने कहा कि किसानों की मेहनत की कमाई बिचौलिए खाते थे, उनके दाम भी वही तय करते थे। तो जेएमएम का कहना है कि ये पुरानी महाजनी प्रथा को फिर से कायम करने की कोशिश है। भारत की आजादी के बाद किसानों के हित में जो सबसे बड़ा कोई काम हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस बिल को कानून का रूप दिलवाया। लोकसभा में घंटों चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई, दोनों सदनों ने इसको चर्चा के बाद पारित किया। राष्ट्रपति महोदय ने मुहर लगाई। मुहर इसलिए लगी कि देश के किसान, किसानियत, खेती आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। पुरानी महाजनी प्रथा को फिर से कायम करने का और इसी महाजनी प्रथा के खिलाफ, शोषण के खिलाफ ही गुरुजी का आंदोलन रहा है और उसी आंदोलन को पुनः हम लोगों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज भी यदि खेतों में डाका पड़ेगा, यदि महाजन वहां पहुंचेंगे, कॉरपोरेट पहुंचेंगे और कम से कम जो कानून पास हुआ है वो तो हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। हमारी जो पहले से व्यवस्था है एग्रीकल्चर मार्केटिंग यार्ड की, हम उसी व्यवस्था को कायम रखेंगे। कृषि बिल को लेकर झारखंड सरकार का विरोध जारी है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि बिल को डेथ वारंट बताया। कहा, किसानों की रक्षा करना हमारा धर्म है। केंद्र सरकार ने कृषि बिल में राज्य सरकार को विश्वास में लिए बिना जिस तरीके का तमाशा देश को दिखाया है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। राज्य सरकार 2000 करोड़ की कर्ज माफी करने जा रही है। मुख्यमंत्री के स्तर से सहमति मिल गई है। बहत्तर 72,000 करोड़ रुपया का एक मुफ्त ऋण माफी पूरे देश में हुआ, जो पहले कभी यहां नहीं हुआ था। और उसके बाद जहां जहां हमारी सरकारें हैं कांग्रेस की, आप देख सकते हैं कि वहां ऋण माफी की प्रक्रिया हुई है, कहीं प्रक्रियाधीन है। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने मंच साझा किया था और कहा था कि हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में 2 महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी गई। बच्चा चोर गिरोह का सदस्य होने के शक में लोगों ने महिलाओं की पिटाई की। 15 मार्च से लापता एक बच्चे के परिवार वाले और कुछ अन्य लोगों ने रेलवे स्टेशन परिसर में भीड़ जुटा ली और महिलाओं से मारपीट करनी शुरू कर दी। घंटों तक चले इस ड्रामे के दौरान मौके पर ना तो पुलिस दिखी और ना ही रेलवे सुरक्षा बल के जवान। ऐसे में मॉब लिंचिंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। बताया जा रहा है कि लगातार महिलाओं को प्रताड़ित होते देखकर भी पुलिस और रेल सुरक्षा बल के जवान मौके पर नहीं पहुंचते। हजारीबाग पुलिस नाबालिग समझकर उसको कस्टडी ने लिया। तो हमको उस पर भरोसा आया कि भाई अगर लोकल लड़का है, बोला भैया कल तक सुबह बच्चा लाकर दे देंगे। उसका जब सुबह हमने आया, फोन किया तो पता चला वो ट्रेन में है। धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित इलाके में एक बार फिर से भूधसान की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना बीसीसीएल के एरिया नंबर 10 के लोधना कोलियरी के मल्लाह पट्टी की है। भूधसान के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और 2 घर जमींदोज हो गए। इसके साथ ही कई घरों में दरार आ गई। भूधसान के बाद गड्ढे से गैस का रिसाव शुरू हो गया। इससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना बीसीसीएल प्रबंधन को दे दी गई है, लेकिन अधिकारी समय से मौके पर नहीं आए। इससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी नजर आ रही है। एक धस दिया था, हमको सब भागे लगा, सामान छोड़ दिया, माल जाल कुल हटा लिए। कुछ आवाज नहीं हुआ था? आवाज कुछ नहीं, आवाज दे रहा था तो पहले भाग देते, आवाज एक धस दिया।
नुकसान काफी सामान हुआ है, काफी सामान था वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। क्या नुकसान हुआ आपका? क्या नुकसान इस घर में क्या था? उस घर में कुछ सामान पैसा वैसा था और मतलब कि भैंस उसका खाना पीना का सामान और भी बुक सब था। साहिबगंज नगर प्रभाग के इंस्पेक्टर और मिर्जा चौकी थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार को डीआईजी संथाल परगना ने युवती के साथ छेड़खानी करने के मामले में सस्पेंड कर दिया है। पिछले दिनों मिर्जा चौकी थाना इलाके की 2 युवती घर से फरार हो गई थी, जिन्हें मुफस्सिल थाना इलाके से बरामद किया गया। उन्हें मिर्जा चौकी थाने लेकर जाया गया था और इन्हीं युवतियों ने एक वीडियो वायरल कर मिर्जा चौकी थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया। इसके बाद साहिबगंज पुलिस अधीक्षक ने मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया। रिपोर्ट के आधार पर डीआईजी ने मिर्जा चौकी थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार को निलंबित कर दिया। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गया। कार्रवाई के लिए अक्सर उनको इंस्पेक्टर लेवल के तो उनको डीआईजी सर के पास भेजा गया। तो जांच में सर किस तरह का मैंने आरोप? वो मैंने बता दिया, जांच हो गई है, जांच की रिपोर्ट भेजे जा चुके हैं। खूंटी में जिला प्रशासन ने अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 28 लोगों को अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही बालू से लदे हुए 12 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। खूंटी एसडीओ हेमंत सती ने कांची नदी के दशम फॉल के पास पहुंचकर कार्रवाई की, जिसे देखकर कई ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। इसके बाद से बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए डीएफओ, खनन पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया है और उसमें यह देखना है कि ये जो बालू का उठाव हुआ है, अवैध बालू का उठाव हुआ है, यह वन क्षेत्र से हुआ है या गैर वन क्षेत्र से। तो इसी संदर्भ में अभी जांच पड़ताल करने के लिए दिया गया है तीनों अधिकारियों को और तीनों अधिकारी जांच करने के उपरांत उसके बाद उनके ऊपर अग्रेतर कार्रवाई की जाए। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग के कटकमदाग थाना इलाके में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। खनन विभाग और वन विभाग की टीम ने करीब 1.5 दर्जन ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इन सभी ट्रैक्टरों पर बालू लदा हुआ था, जो अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खबर चलेगा। खबर खबर लातेहार से। लातेहार के मनिका अंचल में सीओ का ड्राइवर ही गरीबों को बांटे जाने वाले राशन की हेराफेरी कर रहा था। गोदाम से राशन उठाकर उसकी कालाबाजारी की जा रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी अधिकारी की मिलीभगत से बिना आखिर सीओ का ड्राइवर गोदाम से कैसे राशन उठा सकता है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे राशन को डीटीओ ने पकड़ा। इस पर राशन गोदाम इंचार्ज का कहना है कि सीओ के निर्देश पर उनके ड्राइवर को गोदाम से राशन दिया गया। इधर आपूर्ति पदाधिकारियों का कहना है कि सूचना के बाद राशन को जब्त किया गया और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले पर मनिका सीओ नंद कुमार राम का भी कहना है कि मामले की जांच हो रही है। साहब आए और माल को पकड़ के लाते हैं मनिका थाना में, वो सुपुर्द किए गाड़ी सही 10 बैग माल। फिर पुनः 10 बैग माल आपको सदवाड़ी में बाजार से पकड़ा है। साहब आए और मौके पर हैदर अली के घर के पास से गाड़ी बरामद किया और उसमें लदा हुआ 10 बोरा चावल बरामद किया और थाना लेके आ गए। और उसके बाद हम लोगों ने विस्तृत जांच करवाई और जांच के बाद तुरंत हम लोगों ने जो दोषी ड्राइवर हैदर अली पर हम लोगों ने तुरंत एफआईआर किया है। रविवार को क्या उद्देश्य से ले गया था? अन्नपूर्णा बांटने के लिए गरीबों को, लाभों को। क्या प्रतीत होता है? प्रतीत तो हम नहीं बता सकते हैं, तो हमको आदेश मिला वो हम दिए। और हमारे डीसी सर को भी दिया जाएगा। उसके बाद उस पर यथोचित एवं विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है और कोरोना काल की वजह से
तमाम पर्व और त्योहारों का रंग फीका हो रहा है। इस बार दुर्गा पूजा के लिए भी रौनक कम ही दिख रही है। हालांकि मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड में बंगाल के बाद शानदार तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। पर्व और त्योहारों की रौनक को फीका कर दिया है। कुछ दिन के बाद दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है, लेकिन राजधानी रांची में रौनक बिल्कुल ही फीकी नजर आ रही है। हम एक मूर्तिकार के पास मौजूद हैं। दरअसल रांची को बंगाल के बाद सबसे बड़ा दुर्गा पूजा मनाए जाने वाला शहर या फिर यूं कहें राज्य माना जाता था, जहां पर बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते थे, जहां पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती थी। लेकिन आज कोरोना की वजह से चीजें सिमट चुकी हैं। मूर्तिकार तो अपने हुनर और कला को लगातार दिखाने की और बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन मूर्तियों की लंबाई और ऊंचाई काफी ज्यादा हुआ करती थी, आज वो महज कुछ फीट में सिमट गई है। क्या परेशानी है, सीधे मूर्तिकार से बात करते हैं। दादा, दुर्गा पूजा आने वाला है, कैसा आप लोगों का काम चल रहा है? दादा नहीं, बराबर काम चल रहा है। माँ का आराधना करेगा, वही छोटा छोटा मूर्ति लेके ही जो करना है उसी में ही करेगा। पहले सालों की बात करें तो आप लोगों का काम भी बहुत बेहतर चला करता था। इस बार काम की क्या स्थिति, क्या ऑर्डर मिल रहे हैं मूर्ति बनाने के लिए? देखिए, मूर्ति तो पूजा होगा ही, माँ का तो पूजा होगा ही, माँ का आराधना होगा ही, कोई नहीं रोक सकेगा उसको। तमाम जो मूर्ति हैं वो बनकर तैयार हैं, माँ की आराधना के लिए तैयार हो रहे हैं और मूर्तिकार लगातार इन्हें अंतिम रूप देने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से कोरोना ने तमाम पर्व और त्योहारों का रंग फीका किया है, तो दुर्गा पूजा में भी बिल्कुल साफ तौर पर रंग फीका होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची।